हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो डिफाइन है दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मीन्स क्या है? आइसोलेटेड मीन्स होता है फ्री स्टेट में। एग्जाम्पल के लिए हमने सोडियम लिया। सोडियम फ्री स्टेट में होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। तो हमने क्या किया, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इसे कहेंगे इसकी ग्राउंड स्टेट, यानी जो लोअर एनर्जी स्टेट है, दिस इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट। अब हमको क्या करना है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी एनर्जी को हम कहते हैं, यानी कि मेन काम क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, 1 सेल, 2nd सेल और 3rd सेल। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना क्या होगा, हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी उसका IE भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका IE यानी उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट में यही चीज़ घूमती रहेगी, इतना ध्यान रखना आप लोगों ने। तो आइसोलेटेड मीन्स होता है फ्री स्टेट, यानी वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होता है। तो देखो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि पहला एटम गैस स्टेट में होना चाहिए, दूसरा वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होना चाहिए, और तीसरा जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पहले निकलेगा, अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने सोडियम का बनाया था, तो सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 + 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेंगे, पहले जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकलेगा, इसीलिए कहा है आउटर मोस्ट सेल। अब अगर सपोज करो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इससे बाहर, तो अब इसमें हो गया Na+ यानी 2 8। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अब ये हो गया, तो अब इनमें से कोई निकलेगा बाहर, अब इस इलेक्ट्रॉन में से कोई बाहर निकलेगा जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल है, देखो जैसे सोडियम लिया हमने, अभी किया था सोडियम का 2 8 एंड 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो Na+, और इसके लिए जो एनर्जी लगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए जब आपको ऑप्शन में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, Na सॉलिड, Na लिक्विड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड। तो ये ध्यान रखना आपने कि सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहते हैं, ओनली फॉर गैस। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखना आपने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया जाता है तो तीनों सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी का हो, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हो, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हो, तीनों सेम वर्ड। और ये जो प्रोसेस होती है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अभी मैंने कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी हमें एनर्जी की ज़रूरत है,
तो एंडोथर्मिक मीन्स होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी यानी हीट एब्जॉर्ब होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी EV फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूज किया जाता है, या फिर किलो जूल पर मोल या किलो केल्विन पर मोल, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी के लिए जूल, केल्विन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या फिर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो इससे हम एक दूसरे में से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मीन्स होता है सीक्वेंस से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे, 1 बाय 1 निकलते जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम किसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं, एक मेटल लेते हैं M। तो M है, सपोज करो ये M था, इसको हमने एनर्जी सप्लाई करी, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये बन गया M+। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 चार्ज, तो जो एनर्जी यूज हुई दैट इज कॉल्ड IE1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर क्या हुआ, सेकेंड केस में M+ था, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एनर्जी दोबारा सप्लाई करी, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये बन गया M2+। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी दैट इज IE2, क्योंकि हर हमेशा हम किससे कंपेयर करते हैं, ग्राउंड स्टेट से। यहाँ से देखो इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसीलिए IE2, तो इसे कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, फिर हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कराया, तो हमने फिर क्या किया, और एनर्जी सप्लाई करें। जैसे हमने और एनर्जी सप्लाई करी, क्या हुआ, यहाँ से M2+ से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकला, तो M3+ बना और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी IE3, यानी इसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज करवाया है, इसीलिए ये IE3। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड और ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो IE1 है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड I3 मीन्स थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड में I3 की वैल्यू, इन जनरल केस में ध्यान रखना I3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर I2 की और फिर IE1 की। ऐसा क्यों है आपको बताता हूं। सपोज क्या है, हमने M एलिमेंट लिया, एटॉमिक नंबर 13 है, 13 का मतलब 2, 8 एंड 3। अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया M+, तो क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 282 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया। सेकेंड केस में देखो M+ था, फिर यहाँ पे हमने एनर्जी सप्लाई करी, M2+ हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए 281। अब तीसरे केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस है IE1, ये सेकेंड केस है IE2। अब थर्ड केस में देखो जो 2+ है, फिर हमने एनर्जी दी इसको और ये बन गया M3+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब 3+ का मतलब 28। अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग, कंपेयर ऐसे करेंगे कि जो M+ था, M2+ था और M3+ था। तो देखो क्या हुआ कि जो Z है, एटॉमिक नंबर इज 13, देखो 283 मीन्स 13, तो एटॉमिक नंबर तीनों के लिए सेम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले केस में कितना था, 13 इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस में 12 इलेक्ट्रॉन और तीसरे केस में 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ पे 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा, 2+ का।
और यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा? 3+ का। इसीलिए होता क्या है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ देखो 13 ही इलेक्ट्रॉन है, 13 ही प्रोटॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ पे क्या था? 13 प्रोटॉन था लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। थर्ड केस में देखो 281 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब प्रोटॉन तो 13 है लेकिन 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा? थर्ड वाले का। तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई किसकी करनी पड़ेगी? थर्ड वाले की। यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी है, इसीलिए I3 की वैल्यू ज़्यादा होती है। IE3 की वैल्यू ज़्यादा होगी IE2 से और IE1 की वैल्यू सबसे कम होगी। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो वो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर? इसमें है एटॉमिक साइज। देखो जितना साइज बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। रीजन क्या है उसका? देखो एग्जांपल के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा दूर है, ये और दूर है, तो क्या होगा? जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जितना इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, हमको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इसीलिए क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? फर्स्ट वाले का। सबसे छोटा साइज है, पास होगा तो न्यूक्लियस उसे टाइटली बाउंड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया, क्या हुआ? आपको थोड़ी सी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और सबसे कम किसके लिए देनी पड़ेगी? जो न्यूक्लियस से दूर है। जितना न्यूक्लियस से दूर रखोगे क्या होगा? उतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी और उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मेन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो साइज जितना बढ़ेगा IE उतना कम होगा। सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। रीजन वेरी क्लियर है। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना अपने प्रोटॉन बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट भी सिमिलर है, न्यूक्लियर चार्ज हो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में जितना बढ़ेगा, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब बचाना, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रोकना। तो जितना क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सपोज करो आपने क्या किया, न्यूक्लियस लिया। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस लिया और यहाँ पे मैंने इसको चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। तो क्या होगा? और इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। तो जितना आपने यहाँ पे क्या करोगे, शील्ड कर दोगे, इसे जितना प्रोटेक्ट करके रखोगे, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? पूरा फोर्स बाहर नहीं लगा पाएगा। और जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो जल्दी निकलेगा मतलब हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि आपने न्यूक्लियस को पूरा प्रोटेक्ट कर दिया, शील्ड कर दिया, स्क्रीन कर दिया, पूरा यहाँ से बाहर से पूरा प्रोटेक्शन कर दिया। तो न्यूक्लियस का फोर्स अब बाहर इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो
एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जितनी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी यानी कि आई भी क्या होगा, कम हो जाएगी। तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। अगर मैं एक ही सबसेल की बात करूं फिर क्या होगा, तो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कौन कितना पास है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। तो देखा गया कि जो एस होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पार है, जैसे ये है न्यूक्लियस, तो सबसे पहले एस दिखेगा आपको, फिर पी, फिर डी और फिर एम। तो जैसे जैसे अब जो न्यूक्लियस के पास होगा तो उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जो न्यूक्लियस के दूर होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की और लास्ट में एफ की। यानी जो सबसे पास होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो रीजन सेम है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस के पास होगा क्या करेगा, न्यूक्लियस उसे बाइंड करके रखेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, डिपेंड करेगा किस पे, क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस पे। एग्जाम्पल के लिए देखो आपको क्वेश्चन दे दिया 4s 4p 3s 4d 2p 1s। अब बताओ किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमने साइज देखना है, मींस n की वैल्यू ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर n सेम हुआ, n की वैल्यू सेम हुई, तब हम क्या देखेंगे, सेम सेल में सबसेल SPDM, जो S होगा उसकी ज्यादा होगी, फिर P, फिर D, फिर M। ये तब लगेगा जब क्या होगा, सेम सेल होगा। अगर सेल सेम होगा तब हमें SPDF निकालना है। अब देखो पहले केस में हमने देखा n की सबसे कम वैल्यू किसकी है, 1, तो सबसे ज्यादा आई 1 की। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो फिर उसके बाद 2, अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसके बाद 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब देखो 4 में कंपटीशन हो गया क्योंकि 4 में बहुत ज्यादा है, 4s भी है, 4p और 4d। तो अभी मैंने आपको बताया SPDM, फिर क्या होगा 4s, फिर 4p और लास्ट में 4d। सेकंड का देखो आपको फिर दे दिया इसमें, अब इसमें फिर देखो, आप सबसे पहले n सबसे कम किसमें है, 2 में, तो आंसर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की। अब 3 में कंपटीशन हो गया, 3, 3 एंड 3, तो 3 में 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d और लास्ट में क्या होगा 4p। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। और इसका जो फैक्टर का सबसे मेन जो आपका पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। आपको पता है, यू नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोस्ट स्टेबल, वी नो दैट। और जब स्टेबल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो देन large amount of energy is required to remove the electron, means the value of IE will be greater और high। क्यों होगी, क्योंकि स्टेबल होगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि वो स्टेबल है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। अब हमें कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है जो हाफ फील्ड वाले हैं, हाफ फील्ड है P3, D5 एंड F7, दिस इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड फुली फील्ड में S2, P6, D10 और F14, दिस इज फुली फील्ड। ये पूरे भरे हुए हैं तो पूरे भरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, वो स्टेबल है। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसी हाफ फील्ड होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतनी ज्यादा होगी इन जनरल केस में। जैसे मैंने कहा आयरन का देखो एटॉमिक नंबर 26, तो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन कितने हो, देखो +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 25 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए मीन्स 23 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ 26 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड 26 प्रोटॉन अट्रैक्ट 23 इलेक्ट्रॉन। मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन Fe3+। तो इसीलिए क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, Fe3+, Fe2+ एंड Fe+। अब आता है जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, देखो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी पीरियड में। रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं बट एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेन है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो हैंस क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप मीन्स ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन और फंडस से मैं देखो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाएगा। जितना साइज बढ़ेगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत दूर होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, पीरियड वाइज स्टडी करेंगे, पीरियड वाइज। तो पीरियड वाइज में देखो इसके मेन पॉइंट्स को कुछ याद रखना है। जैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन से, P3, D5 और F7 और S2, इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसके एडजेसेंट एटम से ज़्यादा होगा। एक से देखो 1 स्टेप, केवल जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाले की उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एडजेसेंट एटम से। केवल 1 स्टेप ध्यान रखना, 2 स्टेप को काउंट मत करना, केवल 1 स्टेप उसके 1 स्टेप वाले से ज़्यादा होगी, 2 स्टेप या 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका क्या हो गया, देखो 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5। तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लोरीन से ज़्यादा हो। पहले स्टेप वाले से एडजेसेंट से ज़्यादा होगी, उसके नेक्स्ट वाले से ज़्यादा नहीं होगी। ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू ऐसी नहीं होगी बल्कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से। तो ये वैलिड होगा केवल 1 स्टेप तक बस। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि अगर हमने हाफ फील्ड और फुली फील्ड को छोड़ दें तो हम क्या देखेंगे फिर। अगर मैंने कहा हाफ फील्ड और फुली फील्ड को छोड़ दिया तो बाकी और सबसेल में हम क्या देखते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो 2p4 है और 2p5 है। तो देखो P में 5 इलेक्ट्रॉन है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। किसी से भी कंपेयर कर लो आप। जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, एक का आया D7, एक का आ गया D8। तो आप देखो D8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, D7 कम इलेक्ट्रॉन है, तो D8 का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है F10 में और F12 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक का आया F10, एक का F12, तो आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ज़्यादा हैं, उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 2 है और 3 है और ये 1 है, तो देखो 1 में सबसे कम प्रोटॉन तो इसकी वैल्यू सबसे कम, P में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन,
तो 3 इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन की और सबसे कम 1 इलेक्ट्रॉन की। ये सेम सेल की बात है, सेम। तो ये ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी सेम सेल में। और थर्ड पॉइंट में आता है कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर, और अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यानी जो ये फुली फिल्ड वाले होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब पीरियड में बात करते हैं, देखो पीरियड वाइज। पीरियड 1 में हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी 1s1, हीलियम का 2 यानी 1s2। 1s2 इज फुली फिल्ड यानी ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी।